हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला। वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। थोड़ा वक्त लग जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन मैंने बहुत बहुत मेहनत की है इस पर्टिकुलर अप्रोच को लाने में। आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, बट आई होप कि जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, जब आप इससे पढ़ेंगे, सो आपका ये जो सोशल लर्निंग अप्रोच है ये तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, इसके पहले वाले भी वीडियोज़ आप जाइए, आप देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अगर आप उस वीडियोज़ को देख लेंगे तो आई थिंक आपको वो टॉपिक पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि इस दिमाग लगाने की कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। सो आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज़ बेसिकली द सोशल लर्निंग अप्रोच, राइट। ये जो सोशल लर्निंग अप्रोच है, ये एल्बर्ट बैंडुरा ने दिया था। और उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली आपको याद ही होगा कि उन्होंने मॉडलिंग की बात की थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात कही थी। बट ऑफ कोर्स इतना सा तो पूछेगा नहीं, राइट। तो उनका जो पूरा डिटेल है उसको हम समझेंगे इस पूरे अप्रोच में। सो शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन द वीडियो। सबसे पहले तो बैंडुरा जो है वो स्किनर के साथ, स्किनर एंड बैंडुरा, स्किनर ने बिहेवियरिज्म की ही बात की थी, ही वाज बी.एफ. स्किनर, राइट, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का बात किया था। वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में उन्होंने बताया था। तो अभी मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, बट क्लासिकल का मेरे वीडियोस हैं, यू कैन वॉच दैट। ऑपरेंट ऑल्सो आई विल ब्रिंग। तो अभी ये समझो कि जो बैंडुरा है वो स्किनर के साथ ये तो अग्री करते हैं कि जो बिहेवियर है वो लर्न किया जाता है, यानी जो भी बिहेवियर है हम उसे सीखते हैं, राइट। बट इसी पॉइंट के साथ उनकी सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। मतलब कि स्किनर और बैंडुरा सिमिलर तो हैं, बट सिमिलर सिर्फ इस सेंस में है कि बिहेवियर को लर्न किया जाता है, द बिहेवियर इज लर्न, राइट। बैंडुरा ने क्रिटिसाइज किया स्किनर के एम्फेसिस को ऑन इंडिविजुअल एनिमल सब्जेक्ट्स रादर देन ऑन ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। बैंडुरा ने क्या क्रिटिसाइज किया स्किनर को, क्योंकि स्किनर ने तो रैट्स के संग काम किया था, उन्होंने तो एनिमल सब्जेक्ट्स के साथ काम किया। तो इसलिए बैंडुरा ने इनको क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने एनिमल सब्जेक्ट्स पर काम किया रादर देन उन्होंने ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को चुना होता कि वो एक साथ इंटरेक्ट कर रहे होते। तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं था। सॉरी। सो बैंडुरा का जो अप्रोच है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो इन्वेस्टिगेट करती है बिहेवियर को, कि वो बिहेवियर किस तरीके से फॉर्म होता है और वो बिहेवियर किस तरीके से मॉडिफाई होता है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है किस तरीके से वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें एक्सपेरिमेंट्स से कोई भी डेटा मिलेगा, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें कोई इस तरीके का सोशल इंट्रैक्शन तो होता नहीं है। देयर इज नो सोशल इंट्रैक्शन दैट इज देयर, राइट। तो क्योंकि सोशल आइसोलेशन में तो सिर्फ कुछ लोग काम करते हैं, तो आप उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है, कैसे मॉडिफाई होता है। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पर काम किया था, तो बैंडुरा ने उनको क्रिटिसाइज किया था। तो इनकी सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी थी कि बिहेवियर को लर्न किया जाता है, और यहीं पर इनकी सिमिलैरिटी एंड हो गई। तो ऑल्दो बैंडुरा स्किनर की तरह उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि लर्निंग जो है वो रीइंफोर्समेंट के रिजल्ट में होती है। स्किनर ने भी रीइंफोर्समेंट दिया था, राइट। किसने कौन लेकर आया था कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट्स का? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये स्किनर का ही था। तो बैंडुरा जो है वो स्किनर के साथ ये तो रिकॉग्नाइज करती है कि लर्निंग जो है वो रीइंफोर्समेंट के रिजल्ट में होती है, बट उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि
ऐसे बहुत सारे बिहेवियर होते हैं कि वर्चुअली जितने भी बिहेवियर हैं उनको हम लर्न कर सकते हैं विदाउट डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग एनी रीइंफोर्समेंट। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली मिले, एंड इसी को कहते हैं विकेरियस लर्निंग। इन्होंने बोला ये विकेरियस जो एक था ना, विकेरियस रीइंफोर्समेंट, यही बैंडुरा ने बोला था कि ये दोनों अग्री करते हैं। देखो बात को अंडरस्टैंड करना, ये दोनों ये चीज़ बोलते हैं कि रीइंफोर्समेंट से ही लर्निंग रिजल्ट हो रही है। बट जहाँ स्किनर ने ये बोला कि रीइंफोर्समेंट डायरेक्ट मिल रहा है, बैंडुरा ने कहा कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली मिले, राइट, विदाउट डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग एनी रीइंफोर्समेंट। ये बैंडुरा का थ्योरी था। तो बैंडुरा के अप्रोच को भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। कि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने भी इंडिकेट किया था कि लोगों को ऑब्जर्व करके जब हम सीखते हैं, द इम्पॉर्टेंस इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स बिहेवियर। मॉडलिंग किसका कॉन्सेप्ट था? बैंडुरा का ही था। मॉडलिंग क्या होता है? हम दूसरों को देख के सीख रहे हैं, हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो लेकिन बैंडुरा ने ये बोला कि rather than experiencing reinforcement ourselves for each of our actions, we learn through vicarious reinforcement by observing the behavior of other people and the consequences of that behavior। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो एक एग्जांपल से समझो, अगर हम डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट आपको नहीं मिल रहा है बट आप फिर भी सीख रहे हो, आपने किसी अदर पर्सन को देखा कि उसने किसी को मारा, राइट, या किसी को चोट लग गई एंड द पर्सन इज लाफिंग ऑन दैट पर्सन। ठीक है, एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है और एक बड़ा है। एक बड़ा गिर गया, उसको चोट लग गई। अब वहां पे जो बच्चा है वो हंस रहा है, ठीक है, ये देखकर। बट उस बच्चे को उस हंसी के लिए उस हंसी के लिए उस बच्चे को मार पड़ गई, ठीक है। अब वहां पर देयर इज अनदर चाइल्ड जो कि ये पूरे इंसिडेंट को वॉच कर रहा है। तो वो जो बच्चा उस पूरे इंसिडेंट को वॉच कर रहा है, उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब वो गिरा और बच्चा हंसा तो बच्चे को हंसने के लिए मार पड़ी, पनिशमेंट मिली। दैट मीन्स वो जो बिहेवियर उसने किया वो क्या है? वो गलत बिहेवियर है, उस पे उसको पनिशमेंट मिली। तो ये इस बच्चे ने ये सीखा कि when someone falls and if you laugh you get punishment, you'll be beaten up। तो वो बच्चा गलती रिपीट नहीं करेगा कि it is not good to laugh when someone falls। ये क्या है? आपको डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, आपको डायरेक्टली मार नहीं पड़ी, बट आपने किसी और को देखा कि उसको रीइंफोर्समेंट मिला, आपने उस चीज से सीखा। ये क्या है? विकेरियस रीइंफोर्समेंट। कि you are not receiving the reinforcement directly but you are watching someone other to receive a reinforcement। now that reinforcement, वो reinforcement negative भी हो सकता है, वो reinforcement positive भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो सीखते हैं, ये बैंडोरा का अप्रोच था कि ज़रूरी नहीं है कि वो रीइंफोर्समेंट को हम ही एक्सपीरियंस करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो रीइंफोर्समेंट कोई और एक्सपीरियंस कर रहा है और हम उससे सीख ले रहे हैं, राइट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ का जो कॉन्सिक्वेंस था वो नेगेटिव था, मार पड़ने वाली थी। तो इसने क्या किया? इसने ये सीखा कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। सो दिस फोकस ऑन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल rather than always by direct reinforcement, ये बैंडोरा की थ्योरी का एक डिस्टिंक्टिव फीचर माना गया, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट मिले, आप तभी उसको सीखो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सामने वाले से हमने सीखा, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडोरा, जिसको उन्होंने विकेरियस रीइंफोर्समेंट बोला। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया हो कि विकेरियस क्या होता है। आई विल ऑल्सो रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड देयर इज अ मैन हु फॉल्स। वो गिर गया, उस बच्चे ने उनको देखकर वो हंसने लगा, ठीक है। और जब वो हंसा तो द पर्सन, जो उस बच्चे के साथ जो पर्सन था, उसने उस बच्चे को डांटा या उसने उस बच्चे को मारा, ठीक है। नाउ दिस होल इंसिडेंट वाज बीइंग वॉच्ड बाय अनदर चाइल्ड। तो वो चाइल्ड ने क्या किया? ये सीखा थ्रू द ऑब्जर्वेशन
उसको डायरेक्टली नहीं, उसको ना उसको डांट पड़ी ना उसको मार पड़ी, बट उसने ये सीख लिया कि अगर कोई गिर जाता है तो हमें हंसना नहीं होता है. दिस इज विकेरियस लर्निंग. इसको विकेरियस लर्निंग बोलते हैं. ठीक है. अनदर फीचर इसका क्या था, बैंडुरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच का दूसरा जो फीचर था वो था ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल कॉग्निटिव और थॉट प्रोसेसेस. मतलब स्किनर जैसे ये बैंडुरा ने बिलीव किया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी हमारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट स्किनर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था. वी डू नॉट, मतलब इन्होंने बोला बैंडुरा ने कि वी डू नॉट ऑटोमेटिकली इमिटेट द बिहेवियर वी सी अदर पीपल डिस्प्ले. हम ऑटोमेटिक नहीं करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया हमने ऑटोमेटिक करना चालू कर दिया. नो, हम एक डेलिबरेट, एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें उस तरह से बिहेव करना है. तो जब हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी में आएगा, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी में आएगा, हमारे कॉग्निटिव डिसीजन इज अ पार्ट, डिसीजन, अटेंशन, लर्निंग सारा कॉग्निटिव में आएगा. तो जब हम ये देखते हैं, देखो, टू लर्न थ्रू एग्जाम्पल एंड विकेरियस रीइंफोर्समेंट वी मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड अप्रिसिएटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर वी ऑब्जर्व. अगर हमें एग्जाम्पल से सीखना है, अगर हमें सामने वाले के ऑब्जर्व करके सीखना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एंटिसिपेट करना आना चाहिए और हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये समझना भी तो आना चाहिए. हमें कुछ, अगर हम कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं तो हाउ विल यू डिसाइड. तो बैंड्रा कहते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉग्निटिव जो है वो एक रोल प्ले करता है. ठीक है. वी कैन रेगुलेट एंड गाइड आवर बिहेवियर by visualizing or imagining those consequences even though we have not experienced them ourselves. अब अगर यही एग्जाम्पल ले लो, तो अब जो बच्चा वहां देख रहा था ये सारा होते हुए, अब मान लो कि उस बच्चे के आगे ही कोई गिर जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा उसको क्या करेगा, इमेजिन करेगा, विजुलाइज करेगा उस सिचुएशन को कि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, है ना. तो नो डायरेक्ट लिंक एग्जिस्ट बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स और बिटवीन बिहेवियर एंड रीइंफोर्सर. कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्ट लिंक हो. ठीक है. बल्कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस यहाँ पर मीडिएट करते हैं, क्योंकि स्किनर ने तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी दी थी, है ना, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. अब बीच में ऑर्गेनिज्म वो आ गया था, ऑर्गेनिज्म जो कि वॉटसन ने दिया था, बट स्किनर ने तो सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया था, राइट. लेकिन बैंड्रा ऐसा नहीं बोलते. वो कहते हैं कि कॉग्निटिव कैपेसिटी भी मीडिएट करती, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन दोनों के बीच में मीडिएट करते हैं. यानी स्टिमुलस ये है, रिस्पॉन्स ये है, लेकिन बीच में कॉग्निशन आ रहा है. और वॉटसन ने एसओआर दिया था, एसओआर अप्रोच वॉटसन का था. देखो ये सारा याद रखो. अब बैंड्रा जो है वो जो बिहेवियरिज्म कहते हैं वो लेस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कॉग्निशन जोड़ दिया, और कॉग्निशन जो है हम देख नहीं सकते. और स्किनर का अप्रोच था वो बिहेवियरिज्म था. वो एक्सट्रीम बिहेवियरिज्म क्यों था? क्योंकि स्किनर ने बोला, या बिहेवियरिज्म जितने भी थे उन्होंने यही कहा कि द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, वेरीफाइड एंड ऑब्जर्व्ड, उसी चीज को हम सच मानेंगे. तो भाई कॉग्निशन तो हम देख ही नहीं सकते ना, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है हम कैसे देखेंगे, ये तो हम देख नहीं सकते. तो जब कॉग्निशन इन्होंने ऐड कर दिया बैंड्रा ने, तो इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से बिहेवियरिज्म नहीं फॉलो करना है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म नहीं फॉलो करते हैं, राइट. तो बैंड्रा का बेसिक आइडिया ये था, मॉडलिंग देखो, बैंड्रा का बेसिक आइडिया ये था कि लर्निंग कैन अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल rather than solely by direct reinforcement. कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन से हो सकती है या एग्जाम्पल से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट से ही हो. डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि जो भी सीख रहा है हम उसी को डायरेक्टली रीइंफोर्स करें. बैंड्रा डज नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट. ये इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट मतलब कहीं कम है, ऐसा इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट का आइडिया. ठीक है. लेकिन इन्होंने ये चैलेंज किया था कि
बिहेवियर कैन बी लर्नड और चेंज्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट। इस नोशन को इन्होंने चैलेंज किया था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट से ही बिहेवियर लर्न किया जा सकता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बैंडोरा ने बोला था। बैंडोरा ने बिल्कुल डिनाई नहीं किया था कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हो, नहीं, उन्होंने कहा था कि सिर्फ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट से ही नहीं होता है, बाय एग्जाम्पल या बाय ऑब्जर्वेशन भी होता है। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में in which trial and error behavior continues until the person happens upon the correct response is an inefficient and potentially dangerous way to learn skill like swimming or driving। देखो सीधी सी बात है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताओ क्या हुआ था, रैट्स थे, रैट्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेवर था, है ना, रैट जो है इधर उधर कर रहे थे, अचानक से उन्होंने लेवर प्रेस किया, फूड पैलेट नीचे गिर गई, तो उन्होंने ये चीज़ लर्न कर ली कि अच्छा लेवर प्रेस करेंगे तो फूड नीचे गिरेगा, यही था ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन बैंड्रा ये कहते हैं कि ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो आप सबके साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आप ड्राइविंग, आप स्विमिंग जैसी डेंजरस चीज़ों के साथ ट्रायल एंड एरर अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये इन्होंने बोला था। ठीक है, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जैसे था कि पर्सन जब तक करेक्ट रेस्पॉन्स पे ना आ जाए तब तक वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, ऐसा हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है ना। पर्सन जो है वो डूब सकता है या किसी कार को वो क्रैश कर सकता है इससे पहले कि वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर को फाइंड आउट करे जो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेकर आए। तो ये तो दिस इज समवॉट डेंजरस। तो ये बैंडोरा का अब क्रिटिसिज्म था फॉर स्किनर, राइट। अब इन्होंने एक बोबो डॉल स्टडी किया था। तो मॉडलिंग, जब मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक मॉडल है मेरे सामने, अब वो मॉडल ये नहीं कि कोई रैंप वॉक कर रहा है वो मॉडल नहीं, आप जिसको भी देखकर सीख रहे हो वो आपके लिए मॉडल है। तो बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल एंड रिपीटिंग द बिहेवियर आवरसेल्व्स, जब हम किसी को हमने देखा वो बिहेवियर हमने रिपीट किया, it is possible to acquire responses that we have never performed or displayed previously and to strengthen or weaken existing responses। इन्होंने बहुत ही एक चीज़ बोला था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या होता है कि जब हम एक मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम बिहेवियर को खुद रिपीट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल होता है कि हम उन रिस्पॉन्सेस को सीख जाएं जो हमने कभी परफॉर्म ना किया हो या हमने पहले कभी डिस्प्ले ना किया हो, और हमारा जो एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन या वीकन हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसका एक ऐसा नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आपने कभी गुस्सा नहीं किया पहले, लेकिन आपने किसी एक मॉडल को देख लिया गुस्साते हुए और आपने वो चीज़ कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो चीज़ें आपने कभी पहले परफॉर्म नहीं की, आपने कभी डिस्प्ले नहीं की, वो चीज़ आप सीख गए। या अग्रेशन में ही ये ले लो कि पहले आप बहुत गुस्सा करते थे और अब आप बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे हो, तो या तो आपने ये सीख लिया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस समझाने का। तो बैंडोरा का जो एक क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन था मॉडलिंग का, उसमें एक बोबो डॉल थी जो कि एक इन्फ्लेटेबल प्लास्टिक फिगर था 3 to 4 फीट टॉल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये छोटी सी चीज़ भी, कि उनके बोबो एक्सपेरिमेंट में कितनी लंबी डॉल थी, तो ये भी पूछता है ना। तो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे ना इनके इनिशियल स्टडीज़ में, वो प्री स्कूल चिल्ड्रन थे जिन्होंने देखा कि एक एडल्ट जो है वो हिट कर रहा है और बोबो को वो किक कर रहा है। तो जब वो डॉल को अटैक करते थे तो जो एडल्ट था वो कहता है सॉक हिम इन द नोज, थ्रो हिम इन द एयर, इस तरीके की चीज़ें वो बोलता था। ठीक है, तो जब बच्चों को अकेला छोड़ दिया विद द डॉल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बिहेवियर को मॉडल किया जो उन्होंने जस्ट विटनेस किया था। ठीक है, तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल ग्रुप के साथ देखा गया। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होती है, जहाँ पे आपने कोई चेंज ना किया हो। ठीक है, मतलब जिन्होंने मॉडल को नहीं देखा था बोबो डॉल को अटैक करते हुए, वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देखा गया कि दे वर फाउंड टू बी ट्वाइस एज अग्रेसिव एज कंट्रोल ग्रुप। इंटेंसिटी जो थी वो सेम थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्टिसिपेंट में जब मॉडल को लाइव टेलीविजन या कार्टून कैरेक्टर में देखा गया। इवन जब उसको दोहराया गया कि लाइव देखो या टेलीविजन पे देख लो या ऐसे, तब भी उनकी इंटेंसिटी ऑफ अग्रेशन वाज द सेम। ठीक है, अब इन्होंने एक डिसइनहिबिशन दिया था। इसी के बेसिस पे देखो डिसइनहिबिशन आया कि
रिसर्च ने ये शो किया है कि द बिहेवियर्स अ पर्सन यूजुअली सप्रेस और इनहिबिट मे बी परफॉर्म मोर रेडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉडल। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो हम यूजुअली सप्रेस कर लेते हैं या हम उसे इनहिबिट कर लेते हैं, तो जब इन्फ्लुएंस जब हम तो वो हम बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं जब हम किसी मॉडल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसको उन्होंने डिसइनहिबिशन बोला। दिस अप्रोच वाज नोन एज, इसको रेफर्स, इस फिनोमिनन को डिसइनहिबिशन कहते हैं। ये क्या है? द वीकनिंग ऑफ एन इनहिबिशन और रिस्ट्रेंट थ्रू एक्सपोजर टू अ मॉडल। मतलब कि हम एक मॉडल से क्योंकि एक्सपोज हो गए, तो जो बिहेवियर हम पहले नहीं करते थे या हम इनहिबिट करते थे, हम अपने आप को सप्रेस करते थे, हम वो बिहेवियर बहुत रेडिली परफॉर्म करने लग गए, बहुत जल्दी हमने सीख लिया, करने लग गए। इसको कहते हैं डिसइनहिबिशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अकेले रहते हो तो आप किसी चीज़ को तोड़ फोड़ी नहीं करते हो, लेकिन जब आप एक ग्रुप में हो, क्राउड है, और जब आधे लोग तोड़ा फोड़ी आप देख रहे हो कर रहे हैं, तो वो भी ये करने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना एनोनिमस आप हो गए, आपको पता है आपको कोई पहचान नहीं रहा है ना, तो आपने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया ना, अब ब्रेकिंग विंडो, शाउटिंग, वर्बल बिहेवियर, तो वो आप वो परफॉर्म करने लगोगे जो आप कभी नहीं करते अगर आप अकेले रहते। तो वो क्या करते हैं, अपने इनहिबिशंस को डिस्कार्ड उन्होंने किया अगेंस्ट अग्रेसिव बिहेवियर, अगर उन्होंने दूसरों को देखा करते हुए, तो इसको कहते हैं डिसइनहिबिशन। ये सोशल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा, डिसइनहिबिशन इफेक्ट। ठीक है, तो बैंडुरा ने यह कंक्लूड किया कि जो बिहेवियर है वो गुड हो या बैड हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, उसको हम लर्न करते हैं बाय इमिटेटिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। और हम बचपन से ही हम रेस्पॉन्सेस जो हैं वो बना लेते हैं, डेवलप कर देते हैं। हम पहले पेरेंट्स को अपना मॉडल मानते हैं, हम उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, फिर हम कल्चर से अपने आप को कस्टम और एक्सेप्टेबल बिहेवियर से सोशलाइज होते हैं, और जो लोग कल्चरल नॉर्म से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, है ना, उन्होंने भी उसी तरह से बिहेवियर लर्न किया। बस डिफरेंस ये होता है कि डेविएंट जो पर्सन है वो, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कंसिडर कर लिया जाता है कि दिस इज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर। जैसे आपने नॉर्म्स पढ़े ही होंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं जो एक सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, एक सोसाइटी बनाती है, फॉर्म करती है, राइट। अब मॉडलिंग सिचुएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बैंडुरा और उनके एसोसिएट्स ने बोला कि मॉडलिंग को 3 चीजें इफेक्ट करता है। ठीक है, देयर आर 3 फैक्टर्स जो कि मॉडलिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो उस बिहेवियर के साथ है। ठीक है, देखो, अब जो मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमें इफेक्ट करती है कि हम उसे कितना इमिटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हम क्या करेंगे, हम उसी को इन्फ्लुएंस होंगे जो हमें लगेगा कि हमसे सिमिलर है ना, और हम जो हमसे डिफर करेगा ऑब्वियस सिग्निफिकेंट वेज में, हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको जल्दी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रुप्स में, हम ग्रुप्स फॉर्म करते हैं किस बेसिस पर? सिमिलैरिटी बेसिस पर। उसी तरह इन्होंने जैसे देखा बैंडुरा ने कि ऑल्दो चिल्ड्रन इमिटेटेड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड मॉडल अ चाइल्ड इन फिल्म एंड दिस, लेकिन जो मॉडलिंग की एक्सटेंट था वो डिक्रीज हो गया जब सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। जब मॉडल और सब्जेक्ट के बीच की सिमिलैरिटी कम हुई तो उन्होंने जितना सीखा वो कम हो गया। चिल्ड्रन शोड ग्रेटर इमिटेशन जब वो उनके साथ सिमिलर थे, है ना। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एज हो गई, आप सिमिलर एजेस में ज़्यादा सीखोगे, सिमिलर सेक्स में ज़्यादा सीखोगे। स्टेटस, प्रेस्टीज, अगर किसी का स्टेटस लो है तो आप उससे कम सीखोगे, जिसका स्टेटस ज़्यादा आप उससे ज़्यादा सीख लोगे, है ना। जैसे अगर आप एक स्ट्रीट लाइट क्रॉस कर रहे हो और अगर आपने एक वेल ड्रेस्ड पर्सन को देखा तो आप उसको ज़्यादा फॉलो करोगे, मॉडल करोगे, देन जो एक पुअरली ड्रेस्ड पर्सन होगा। ठीक है, फिर जो ऑब्जर्वर का एट्रीब्यूट है वो भी डिटरमाइन करता है। जैसे जो लो कॉन्फिडेंस है, जिसकी लो सेल्फ स्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा इमिटेट करेगा, और जिसका हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस को पता है हम ये कर सकते, वो अपने वो कम इमिटेट करेगा। फिर रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या है कि जैसे मान लो एक हाई स्टेटस मॉडल है तो वो इमिटेट करेगा सर्टेन बिहेवियर को, लेकिन अगर रिवॉर्ड हम मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है तो
तो हम उस बिहेवियर को डिसकंटिन्यू कर देंगे, है ना। अब जो हमको उससे रिवॉर्ड मिलना है, जब वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है, तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी थ्योरी में ये भी है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं। हम ऑब्जर्वेशन सीखते कैसे, देखो इसका क्वेश्चन आया था, इसका क्वेश्चन कैसे आया था कि वो जम्बल्ड करके आ गया था और आपको स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना था कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। तो इनका जो मॉडल है ना, इसमें क्या होता है कि अटेंशन हो जाएगा, फिर रिटेंशन हो जाएगा, फिर प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर मोटिवेशन हो जाएगा। तो अटेंशनल क्या होता है, अटेंशनल प्रोसेस, जब तक जो सब्जेक्ट है मॉडल को अटेंशन नहीं देगा तो वो सीख नहीं पाएगा, है ना। जब आप उसको अटेंशन दोगे तभी तो सीखोगे। बस अगर हमने सब्जेक्ट को एक्सपोज कर दिया, मॉडल को हमने लाके खड़ा कर दिया, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सीख लेगा। वो अटेंटिव रहेगा उस क्यूज पर, है ना, और वो उस सिचुएशन को एक्यूरेटली समझेगा। तो सब्जेक्ट को मॉडल को परसीव करना पड़ेगा एक्यूरेटली, ताकि वो एक्वायर कर सके इंफॉर्मेशन को टू इमिटेट द मॉडल्स बिहेवियर, है ना। तो अटेंशनल प्रोसेसेस जो है वो पहला होता है, ठीक है। एज, स्टेटस, सेक्स, सिमिलैरिटी, ये वही फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि कितना वो क्लोजली उसको अटेंड करे, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर सेलिब्रिटी मॉडल्स को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक्सपर्ट को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो हमको कॉन्फिडेंट लगता है, जो हमें क्रेडिबल लगता है, जो हमें अट्रैक्टिव लगता है ना, हम इनको ज़्यादा फॉलो करेंगे। कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा तो हम उसको पहले फॉलो करेंगे ना, रादर देन एक कॉमन मैन। तो इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं, ताकि हम उससे इन्फ्लुएंस हो, ताकि हम उनसे मॉडल हो। तो अटेंशन जो होता है वो वेरी करेगा एज अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वर्स कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल स्किल्स। जितना ज़्यादा आपकी हाईली डेवलप्ड होगी, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी अबाउट द बिहेवियर जो मॉडल किया जा रहा है, उतनी केयरफुली आप उसको अटेंड करेंगे, उतनी केयरफुली आप उसको परसीव करेंगे, राइट। तो जब एक ऑब्जर्वर किसी मॉडल को देख रहा है, वो कर रहा है समथिंग जो वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एक रोल मॉडल, तो वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। देन व्हेन द मॉडल बिहेवियर इज नो, अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए, आप डॉक्टर जैसे जैसे करा, तो आप ज़्यादा अटेंशन देते हो उस डॉक्टर को, आप उसे ऑब्जर्व करते हो वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई और गया, उसको डॉक्टर वॉक्टर ये सब बनना नहीं है, उसको कुछ और बनना है, तो वो उसको उतना बारीकी से ध्यान नहीं देगा, है ना। जैसे मान लो आप किसी लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेनिंग पे गए, है ना, मान लो आपको टीचर बनना है, तो आप टीचर्स को आप देखोगे, आप उनको अट्रैक्ट हो गए, आप उनको देखोगे वो कैसे कर रहे क्या। लेकिन जब आपको कोई मतलब नहीं है, आपको टीचर नहीं बनना, आप उतना बस आप पढ़ लिख के आ जाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं सोचोगे, आपकी कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। दिस वाज एन एग्जांपल। रिटेंशन प्रोसेसेस, अब अटेंशन तो दे दिया, लेकिन फिर रिटेंशन भी तो करना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको कुछ चीज़ें याद भी तो करनी पड़ेगी, ताकि आप उस मॉडल के बिहेवियर को बाद में रिपीट कर सको। तो टू रिटेन व्हाट हैज़ बीन अटेंडेड, जो आपने अटेंड किया उसको आपको रिटेन भी करना पड़ेगा। उसको रिटेन करने के लिए आपको उसे एनकोड करना पड़ेगा और सिंबॉलिकली उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे क्या है, अगेन कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। तो डेवलप करने में, मॉडिफाई करने में बैंडुरा ने बोला कॉग्निटिव प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन कैसे रिटेन करेंगे, या तो हम इमेजिनल कर लेंगे या हम वर्बल कर लेंगे। वर्बली, इमेजिनल में एक एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। वर्बल कैसे करोगे, इमेजिनल में क्या करोगे, आप विविड इमेजेस फॉर्म कर लोगे, इजिली रिट्राइवेबल इमेजेस, है ना। और जब आप वर्बल कर रहे हो, तो जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हम खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मॉडल ऐसा ऐसा कर रहा है, याद करने के लिए, है ना। फिर इसको आप धीरे धीरे साइलेंटली रिहर्स करोगे, है ना। या तो आप जैसे आप मान लो किसी स्किल को सीखना है, आप उसके स्टेप्स को धीरे धीरे खुद को ही रिपीट कर रहे हैं, तो ये वर्बल हो गया, ठीक है। अब है ना, प्रोडक्शन क्या होता है कि इमेजिनल और वर्बल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हो ओवर्ट बिहेवियर में, ठीक है। तो ऑल्दो हमने अटेंड कर लिया, हमने रिटेन कर लिया, हमने रिहर्स भी कर लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप उस बिहेवियर को करेक्टली परफॉर्म भी कर लो, है ना। तो ये कब होगा, जब आपके पास हाईली स्किल्ड एक्शंस होंगे जिसमें आपकी मास्टरी चाहिए होगी,
है ना। जैसे आप कार ड्राइव करना सीख रहे हो, आपने फंडामेंटल मोशंस देखा एक लेक्चर से, फिर आपने मॉडल को देखा वो कैसे चला रहा है, फिर आपने उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को देखा बहुत बार, लेकिन पहला जो है जब आप उसको पहली बार ट्रांसलेट करोगे तो थोड़ा सा क्लमजी होगा, जैसे आप गलत गियर में चले जाओगे, आप स्टीयरिंग पे थोड़ा ज़्यादा कर दोगे, है ना। लेकिन तो हमारे ऑब्जर्वेशंस उतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो इमीडिएट और स्किल्ड परफॉर्मेंस आपके अंदर ले आए। जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, जब आप प्रॉपर फिजिकल मूवमेंट करते हो, फीडबैक लेते हो उसकी एक्यूरेसी में, तभी आप वो स्मूथ परफॉर्मेंस ला पाते हो। तो ये प्रोडक्शन में था, प्रैक्टिस फीडबैक ये प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। और इंसेंटिव मोटिवेशनल प्रोसेस क्या, देखो सिंपल लैंग्वेज में आप कोई भी बिहेवियर को कितना भी अटेंड कर लो, रिटेन कर लो, ऑब्जर्व कर लो, परफॉर्म कर लो, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेशन इंसेंटिव कुछ मिल नहीं रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। आप गाड़ी सीख रहे हो, आप क्यों सीख रहे हो, आपके पास एक मोटिवेशन है, आपके पापा ने आपको कहा है कि तुम गाड़ी सीख लो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। आपके अंदर एक इंसेंटिव मोटिव क्या है, गाड़ी अच्छे से सीख लेंगे तो ही आएगी, राइट। तो इंसेंटिव जुड़ा हुआ है, मार्क्स अच्छे लाएंगे ये होगा वो होगा, इंसेंटिव भी बहुत रोल प्ले करते हैं। अब इंसेंटिव किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंटिसिपेशन ऑफ द रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट फॉर डूइंग सो, ठीक है। अब अगर हमने देखा कि मॉडल का बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है या वो पनिशमेंट अवॉइड कर रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव होता है हमारे लिए टू पे अटेंशन, रिमेंबर एंड परफॉर्म द बिहेवियर करेक्टली, है ना। तो बैंडुरा ने बोला कि ऑल्दो जो बिहेवियर है रीइंफोर्समेंट है वो हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है फॉर लर्निंग टू अकर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं अदर देन रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो कि डिटरमाइन करता है कि हम क्या अटेंड करें, क्या रिटेन करें, क्या रिहर्स करें। जैसे लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, एक्साइटिंग वीडियोस, ये हमारे इंटरेस्ट को कैप्चर करता है ना, जिसके लिए हमें कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। Bandra's research showed that children watching model on television imitate the behavior regardless of whether they have been promised or promised a reward. तो reinforcement मॉडलिंग में असिस्ट करते हैं बट वाइटल नहीं है, राइट। और जब reinforcement अकर हो रहा है तो हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन ने दिया हो, विकैरियसली हमने एक्सपीरियंस किया हो, या हमने खुद को ही दिया हो। तो ये चार जो है वो क्या है, पहले अटेंशन है, पेइंग अटेंशन टू द मॉडल, ये कंडीशन होती है लर्निंग की, रिटेंशन, रिमेंबरिंग व्हाट द मॉडल डिड, रिप्रोडक्शन, कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन, मोटिवेशन, यू मस्ट बी मोटिवेटेड, ठीक है। अब बैंडुरा का जो अप्रोच है ओके, सो बैंडुरा की अप्रोच में क्या है पर्सनालिटी के, द सेल्फ इज नॉट सम साइकिक एजेंट दैट डिटरमाइंस और कॉजेज बिहेवियर, राइट। मतलब यहाँ पर जो सेल्फ है वो कोई साइकिक एजेंट नहीं है जो डिटरमाइन कर रहा है या वो बिहेवियर को कॉज कर रहा है। सेल्फ जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस का एक सेट है, स्ट्रक्चर्स है जो थॉट और परसेप्शन के साथ कंसर्न्ड होता है। तो सेल्फ के दो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट एंड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है, सेल्फ को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट हम क्या है, खुद को दे रहे हैं। इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज रीइंफोर्समेंट एडमिनिस्टर्ड बाय, खुद का रीइंफोर्समेंट देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम दूसरों को करते हैं। हम खुद के लिए पर्सनल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, राइट। हम खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं फॉर मीटिंग और एक्सीडिंग दीज एक्सपेक्टेशंस, और हम खुद को पनिश कर रहे हैं। अब सेल्फ एडमिनिस्टर्ड रीइंफोर्समेंट टेंजिबल हो सकता है, आपने खुद के लिए न्यू पेयर ऑफ जिम शूज़ ले लिए, कार ले ली। इमोशनल हो सकता है, प्राइड या सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब, जैसे वेल डन, है ना। पनिशमेंट कैसे हो सकती है, शेम, गिल्ट, डिप्रेशन, राइट। तो ये एक सुपर ईगो की तरह काम करता है, लेकिन बैंडुरा इसे डिनाई करते हैं। बैंडुरा के सिस्टम में सेल्फ एफिकेसी क्या है, फीलिंग्स ऑफ एडिक्वेसी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस एंड कोपिंग विथ लाइफ।
यानी एक तरीके की एडिक्वेसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस, ये जब हम देखते हैं, राइट, जब हम मीट कर लेते हैं, जब हम मेंटेन कर लेते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, तो उससे हमारी सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, इन्हेंस हो जाती है। और जब हम जब हमें फेल हो जाते हैं उसे मीट करने में, तो वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी क्या था, उन्होंने ये बोला कि इट इज अ परसेप्शन ऑफ द कंट्रोल वी हैव ओवर अ लाइफ। हमारे अकॉर्डिंग हमारे लाइफ पर हमारा कितना कंट्रोल है, ये भी सेल्फ एफिकेसी है। ठीक है, जैसे जो लोग लो होते हैं सेल्फ एफिकेसी में, वो हेल्पलेस फील करते हैं, वो कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते ओवर लाइफ इवेंट्स, उनको लगता है कि कोई भी एफर्ट हम करेंगे वो फ्यूटाइल ही जाएगा, बेकार ही जाएगा। जब वो ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर करते हैं तो वो क्विकली गिव अप भी कर देते हैं, है ना। और जो लो होते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं करते कोप करने के लिए, क्योंकि वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी वो कर ले कोई डिफरेंस नहीं होना है। लेकिन जो लोग हाई होते हैं वो इफेक्टिवली डील करते हैं विद द इवेंट्स एंड सिचुएशन, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑब्स्टेकल ओवरकम करने में बिल्कुल सक्सीड हो जाएंगे, तो वो दे परसिवियर एट टास्क, वो और अच्छे से उसको परफॉर्म करते हैं, ग्रेटर कॉन्फिडेंस के संग करते हैं, है ना। और वो डिफिकल्टीज को चैलेंजेस की तरह सीख करते हैं, नॉट एज थ्रेट। जैसे एक रिसर्चर, उन्होंने सेल्फ एफिकेसी को बहुत सिंपली इफेक्टिवली डिफाइन किया, इट इज़ द पावर ऑफ बिलीविंग यू कैन, और उन्होंने कहा बिलीविंग दैट यू कैन अकम्प्लिश व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो इसी तरह जब आप ये बिलीव करोगे कि यू विल पास द नेट JRF, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उसे कर पाओगे, राइट। बिलीविंग यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल, ये भी एक पावरफुल एसेट है जब आप अचीवमेंट की तरफ स्ट्राइव करते हो। सो इट्स नॉट ओनली दैट बिलीविंग, अभी नहीं है, आप अब ये मत सोच लेना कि बिलीव कर लिया तो हो जाएगा, यू हैव टू परफॉर्म। लेकिन जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो और उसके साथ साथ आप जब बिलीव करते हो, तो चीज़ें जो है और अच्छी हो जाती है। सेल्फ एफिकेसी की इंफॉर्मेशन जो है आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, परफॉर्मेंस अटेनमेंट, विकेरियस एक्सपीरियंस, वर्बल परसुएशन एंड फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल अराउजल। सबसे अच्छा इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ एफिकेसी जजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अटेनमेंट। परफॉर्मेंस अटेनमेंट क्या होता है, जो हमारे प्रीवियस सक्सेस एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें डायरेक्ट इंडिकेशन बताते हैं हमारे कितनी मास्टरी, हमारे कितने कंपिटेंस हैं। जो हमारे प्रायर अचीवमेंट्स हैं वो हमें अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी बताते हैं, है ना। जो प्रायर फेलियर्स हैं वो हमारी सेल्फ एफिकेसी को लोअर कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक मतलब परफॉर्मेंस अटेनमेंट का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो क्या होता है कि जब हम फीडबैक रिसीव करते हैं अपने खुद के प्रोग्रेस पर। विकेरियस क्या है, सीइंग अदर पीपल परफॉर्म सक्सेसफुली, हमने दूसरों को देखा कि वो कर पा रहे हैं जो हमारे सिमिलर हैं एबिलिटीज़ में, उनकी बात है, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वर्बल परसुएजन क्या है, हम जब रिमाइंड करते हैं that they possess the ability to achieve verbal persuasion, हमेशा आपने देखा होगा कि if your parents are verbally telling you कि तुम्हारे पास ability है ये करने की, आप कर सकते हो, है ना। तो पेरेंट्स, टीचर्स, स्पाउसेस कहते हैं ना you can do it, लेकिन वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। और फोर्थ क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल अराउजल, कितने फियरफुल या काम है आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। हम अक्सर इस टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को जज करने के लिए, है ना। अगर हम बॉदर्ड नहीं है, टेंस नहीं है, तो हम अच्छे से उस चीज़ों को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कंपोज्ड हम फील करेंगे उतनी हमारी अच्छी सेल्फ एफिकेसी होती है, और जितना ज़्यादा हाई अराउजल होगा उतनी लोअर हो जाएगी। तो बैंड्रा ने कंक्लूड किया कि ये सर्टेन कंडीशन जो है वो सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करती है ना। परफॉर्मेंस अटेनमेंट, एक्सपोजिंग पीपल टू सक्सेस एक्सपीरियंसेस बाय अरेंजिंग रीचेबल गोल्स, परफॉर्मेंस अटेनमेंट बढ़ेगा। फिर एक्सपोजिंग पीपल जो अप्रोप्रिएट मॉडल, जो सक्सेसफुली परफॉर्म करे तो विकेरियस सक्सेस एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वर्बल परसुएजन है तो वो इनकरेज करे लोगों को कि वो बिलीव करे कि दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म। और एक होता है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल को स्ट्रेंथन करना, प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रोग्राम से। तो बैंड्रा की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है जब हम फ्री विल या डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, राइट। बिहेवियर जो है वो कहते हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पर्सन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड बाय द एनवायरनमेंट थ्रू एक्सटर्नल सोशल सिचुएशन। तो बैंडोरा ने इसको क्या बोला, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इन्होंने बोला दैट पीपल आर नीदर पावरलेस ऑब्जेक्ट्स, ना ही फ्री एजेंट्स होते हैं,
कि वो कुछ भी चूज़ कर लें। फ्री विल मतलब क्या होता है कि हम पहले के चाइल्डहुड पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं, यही होता है फ्री विल। तो दोनों पीपल और एनवायरनमेंट जो हैं वो कहते हैं बैंडुरा कि दे आर रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ईच अदर। और उन्होंने ट्रायडिक रेसिप्रोकैलिटी का भी एक नोशन दिया था जहाँ पे 3 फैक्टर बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस और एनवायरमेंटल वेरिएबल इंटरेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकी थ्योरी का। देखो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इन्होंने बोला द आइडिया दैट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड और डिटरमिन्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड बाय द एनवायरनमेंट थ्रू एक्सटर्नल सोशल स्टिमुलस इवेंट्स, राइट। ये जो है, ये जो पूरा हिस्सा है दिस इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, राइट। और जब हम कहते हैं ये देयर इज सम, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ये ट्राइडिक रेसिप्रोकैलिटी 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। कि जो बिहेवियर जो है, ये आइडिया कि बिहेवियर भी कंट्रोल है डिटरमाइंड द इंडिविजुअल से एंड एनवायरनमेंट से, तो ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। एंड ट्राइडिक मतलब कि द बिहेवियर इज डिटरमाइंड थ्रू बिहेवियरल, कॉग्निटिव, एनवायरमेंटल के तीनों के इंटरैक्शन से जो हमारा बिहेवियर डिटरमाइन हो रहा है, इट इज ट्राइडिक रेसिप्रोकैलिटी। ट्राइडिक मतलब 3 होता है, राइट। सो इन्होंने बोला कि ऑल्दो हमारा बिहेवियर एक्सटर्नल सोशल एनवायरमेंटल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है, बट हम हेल्पलेस नहीं है। हमारे जो रिएक्शन स्टिमुलस के वो सेल्फ एक्टिवेटेड हैं हमारे लर्नड एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो अगर हम बैंडोरा के रूल को फॉलो करें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, सो वी ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस एंड डिटरमाइन कि विच बिहेवियर आर एप्रोप्रिएट। मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं, हम एनकोड करते हैं, हम उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये बिहेवियर एक सर्टन रिस्पॉन्स लाएगा। तो हम क्या करते हैं, वी चूज एंड शेप आवर बिहेवियर टू गेन रीइंफोर्समेंट और अवॉइड पनिशमेंट। ये व्यू पॉइंट जो एक्सेप्ट करता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रीइंफोर्समेंट या अदर इंटरनल फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब रीइंफोर्समेंट ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज नहीं करता है, व्हेन इट डज अफेक्ट अ चेंज इट इज़ यूजुअली क्योंकि इंडिविजुअल अवेयर है कि क्या रीइंफोर्स हो रहा है और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उस पर भी उसको भी सेम रिवॉर्ड मिलेगा उस तरीके से बिहेव करने के लिए, राइट। तो हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और हम एक्सटेंट को गाइड करते हैं और डायरेक्शन को, राइट। तो ये जो सेल्फ डायरेक्शन का नोशन है, ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है ह्यूमन नेचर का। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल खुद के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है which he sees as little more than bad habits, it can be changed by behavior modification techniques। और नेचर नर्चर के बारे में उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे बिहेवियर होते हैं एक्सेप्ट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको हम लर्न करते हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब जैसे पलक झपकना, इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। गर्म चीज़ छू ली, हाथ अट गया, रिफ्लेक्स एक्शन। एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी माइनर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हाउएवर उन्होंने बोला कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है जैसे बॉडी टाइप, फिजिकल मैच्योरेशन, अपीयरेंस, ये इन्फ्लुएंस करता है रीइंफोर्सर्स को जो पीपल रिसीव करते हैं पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में। जैसे कि क्लमजी अनअट्रैक्टिव चिल्ड्रन को अलग तरीके का रीइंफोर्सर मिलेगा देन बच्चे जो ग्रेसफुल अट्रैक्टिव है। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है बैंडोरा की थ्योरी में। चाइल्डहुड लर्निंग इन्फ्लुएंशियल होती है देन लर्निंग इन एडल्टहुड। हमारे इंटरनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हमारे सेल्फ एफिकेसी को अफेक्ट करेंगे वो चाइल्डहुड में ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं। लेकिन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को हम बाद में अनलर्न भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब हम नए बिहेवियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं, बिहेवियर को हम सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने फ्री विल की बात की थी, इन्होंने फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बीच की बात कही थी, है ना। हम कैप्टिव नहीं होते जो हमें रीइंफोर्सर्स बचपन में मिल रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बिहेवियर हमारे एक्सपीरियंसेस से भी आता है। तो बैंडोरा यूनिकनेस ऑफ पर्सनालिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अल्टीमेट और नेसेसरी गोल क्या होना चाहिए लाइफ में कि हम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करें ताकि हम एडिक्वेट लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी को ला पाए, मेंटेन कर सकें। तो ये पूरी बैंडोरा का सोशल लर्निंग अप्रोच था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं आप इसको दोबारा पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा,
प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, एंड डू कमेंट अगर आपको कोई और आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपको मतलब ज़रूरी लग रहा है कि वो मैं लेकर आऊँ। ओके, बाकी मैं PYQs भी लेकर आती रहूँगी, बट मुझे लगा कि टॉपिक भी लाना ज़रूरी है रादर देन ओनली PYQs। ठीक है, तो प्लीज़ 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 साइकोलॉजी की पाठशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके।